बजट के प्रावधानों के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में वंदे भारत की 2 ट्रेनें बिहार के अलग-अलग स्टेशनों से गुजरेंगी। वाराणसी से गया के रास्ते हावड़ा के लिए एक ट्रेन तो दूसरी ट्रेन पटना से हावड़ा रूट पर चलेंगी। डीएम शीर्षित कपिल अशोक की अध्यक्षता में सारण स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों के प्रस्ताव पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व सचिव के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने सभी को बताया कि संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में 1400 के मानक के आधार पर सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु मतदान केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदित भवनों में प्रति मतदान केंद्र 1400 निर्वाचकों के अधिकतम सीमा के अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक एक मूल मतदान केंद्र, कुल 27 मतदान केंद्र का प्रस्ताव है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी सभी प्रखंडों में एक एक मतदान केंद्र का प्रस्ताव दिया गया है। सारण के मांझी की मुबारक पंचायत की मुखिया आरती देवी के पति विजय यादव पर गुरुवार की शाम 3 अपराधियों ने फायरिंग की, जिसके बाद ग्रामीणों ने तीनों युवकों को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। मृतक मुबारकपुर गांव निवासी जयप्रकाश सिंह का पुत्र अमितेश कुमार सिंह था, जबकि राहुल कुमार सिंह तथा आलोक कुमार सिंह को चिंताजनक स्थिति में सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया गया। सरकार ने बिहार के सब्जी उत्पादक संघ से जुड़े किसानों द्वारा उगाए गए सब्जी को बिहार के बाद पूरे देश के साथ दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी। गुरुवार को सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सहकारिता सचिव वंदना प्रेयसी सहित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहीद जगदेव बाबू का नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र लोगों के हित में कोई काम नहीं कर रहा। बिहार के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। हम लोगों की डिमांड को भी नहीं माना गया है। मनरेगा काफ़ी पुरानी योजना है, पर केंद्रीय बजट में मनरेगा की राशि पिछले वर्ष के 73,000 करोड़ के मुकाबले घटाकर 60,000 करोड़ कर दी गई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 68,000 करोड़ से घटाकर 60,000 करोड़ कर दी गई है। मध्य प्रदेश में चल रहे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 के चौथे दिन कयाकिंग में धनमंजुरी ने रजत पदक जीता, जबकि अंडर 18 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में मणिपुर ने बिहार को 7-0 से हराया। युवा मामले मंत्रालय और बिहार खेल एवं खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में गत 30 जनवरी को शुरू हुए युवा खेलों का समापन 11 फरवरी को होगा। महिलाओं की 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में धनमंजुरी ने 2:26:40 में कोर्स पूरा कर रजत पदक जीता। मणिपुर ने आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में खेले गए एक तरफा मैच में बिहार को 7-0 से हराकर 5वीं खेलो इंडिया अंडर 18 गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता के अभियान की जीत के साथ शुरुआत की। पटना से बेतिया वैशाली की दूरी होगी कम। बरकपुर से मानिकपुर तक NH 139W का निर्माण 2025 में पूरा होगा। बिहार के अखबारी प्रधान सचिव के पाठक को एक आधिकारिक बैठक में गालियां देते हुए कैमरे में कैद किया गया, क्योंकि वह शहर के लोगों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर भड़क उठे थे। गालियां देने वाली वीडियो इनकी वायरल हो गई। आइए देखते हैं करंट अफेयर पर एक नज़र। 3 फरवरी 1509 दीव की लड़ाई आज के ही दिन लड़ी गई थी। इसे चौल की दूसरी जंग भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1934 को पहली बार हवाई जहाज़ में पार्सल भेजने का कार्य शुरू हुआ था। 3 फरवरी 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन चली थी। 3 फरवरी 1942 में जावा पर पहला जापानी हवाई हमला हुआ था। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच स्टॉलिंग्राम नामक रक्त रंजित युद्ध 3 फरवरी 1943 को खत्म हुआ था। 3 फरवरी 1963 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का जन्म भोपाल में हुआ था।
3 फरवरी 1969 तमिल नेता सीएम अन्ना दुरई की निधन हुआ था। इनकी जन्म 15 सितंबर 1909 मद्रास में हुआ था। न्यायपालिका के इतिहास में नए अध्याय का पहला पन्ना शनिवार 4 फरवरी को लिखा जाएगा, जब 73वें साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करेगा। 4 फरवरी को होने वाले स्थापना दिवस समारोह में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेंद्र मेनन मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। 4 फरवरी श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस। हर साल 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 4 फरवरी पूरी दुनिया में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 4 फरवरी 1169 सिसिली के पूर्व तट पर एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 15,000 लोगों की मौत हो गई। 4 फरवरी 1783 इटली के कैलबिरिया में आए भीषण भूकंप में 50,000 लोग मारे गए। 4 फरवरी 1789 जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति और जॉन एडम्स उपराष्ट्रपति चुने गए। 4 फरवरी 1790 फ्रांस के लुई 14वें ने नेशनल असेंबली में घोषणा की कि वह संवैधानिक कानून बनाए रखेंगे। 4 फरवरी 1797 इक्वाडोर की राजधानी में क्यूटो में आए विनाशकारी भूकंप में 41,000 से अधिक लोग मारे गए। 4 फरवरी 1847 मैरीलैंड में अमेरिका की पहली टेलीग्राफ कंपनी की स्थापना की गई। 4 फरवरी 1881 लोकमान्य तिलक के संपादक 4 फरवरी 1881 लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक बाजार में आया। 4 फरवरी 1920 लंदन से दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली विमान सेवा शुरू हुई। 4 फरवरी 1976 अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और होंडुरास में आए भीषण भूकंप में 22,000 लोगों की मौत हो गई। 4 फरवरी 2002 कैंसर अनुसंधान यूके दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र कैंसर रिसर्च चैरिटी 2 प्रतिस्पर्धी कैंसर चैरिटी के विलय से बनाई गई थी। 4 फरवरी 2012 प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम ज्ञात अनुभवी फ्लोरेंस ग्रीन का 110 साल की उम्र में यूनाइटेड किंगडम में निधन हो गया। पंडित भीमसेन जोशी गायक, जन्म 4 फरवरी 1922, मृत्यु 24 जनवरी 2011 को हो गई। अगस्त 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV लॉन्च किया। यह 2 उपग्रहों को ले गया और दोनों उपग्रह अनुपयोगी हो गए। मिशन को असफल घोषित किया गया। इसरो ने हाल ही में मिशन की विफलता के कारणों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट जारी की। इसरो ने जांच के निष्कर्ष निकाला कि कंपन गड़बड़ी मुख्य कारण थे। कटल फिश जैसे स्क्विड रंग बदलते हैं। इन जीवों और उनके रंग बदलने वाले तंत्र से प्रेरित होकर टोरंटो विश्वविद्यालय ने लिक्विड विंडोज नामक एक द्रव प्रणाली विकसित की। प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा लागत को कम करना है। यह इमारतों को रोशन करने, गर्म करने और ठंडा करने में कुछ प्रतिक्रियाओं के दौरान खपत होने वाली ऊर्जा को कम करने का लक्ष्य रखता है। वेटलैंड्स जैव विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करते हैं और प्राकृतिक चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे जल संसाधनों की भरपाई करते हैं और समुद्र तटों की रक्षा करते हैं। वे भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 4.7% है। आज भारतीय आर्द्रभूमि का 30% नष्ट हो गया है और विश्व स्तर पर 35% आर्द्रभूमि खो चुकी है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों में एंटी माइक्रोबियल दवाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी विकसित कर रहा है। भारत में भोजन, जानवरों और मनुष्यों में भी रोगाणुरोधी प्रतिरोध बढ़ रहा है। 2020 में भारत का AMU वैश्विक औसत से 33% अधिक था। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके साथ भारत सरकार का उपदेश कस्बों और शहरों में सेप्टिक टैंक की सफाई और शिविर की सफाई को यंत्रीकृत करना है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा नमस्ते लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करेगा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है। हालांकि वित्तीय साक्षरता दर बहुत कम है, लगभग 24%। दुनिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वित्तीय साक्षरता दर बहुत कम है। पढ़ने की आदत डालने और देश की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय शुरू करेगी। पुस्तकालय के बारे में घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तुति के दौरान की थी। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई कचरा प्रबंधन नियम जारी किए। इसके 2023 में लागू होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने हाल ही में देश में निजी उपग्रह टीवी चैनलों के लिए सलाहकार दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार टीवी चैनल 30 मिनट के लिए सामाजिक प्रासंगिकता और राष्ट्रीय महत्व को कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। इसमें विज्ञापन विराम शामिल नहीं है। कार्यक्रम को रात 12 बजे मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे के बीच प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी निर्माणाधीन है। यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। आज शहर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आईटी और वित्त केंद्रों में से एक है। इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में कई उपायों की घोषणा की। जून 2022 में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने बताया कि पंजाब भूजल पहले 100 मीटर पहुंच में 2029 तक समाप्त हो जाएगा। 2039 में भूजल 300 मीटर पहुंच में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निर्देश अधिसूचित किए। उन्होंने भूजल निकासी संरक्षण दिशा निर्देश 2023 कहा गया। इन निर्देशों के अनुसार पंजाब सरकार को भूजल निकालने वाले लोगों और फर्मों पर शुल्क लगाना है। शुल्क घरेलू उपदेशों, कृषि, सैन्य और अन्य सरकारी निकायों के लिए भूजल का उपयोग करने वाले लोगों पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात कृषि में उपयोग किए गए भूजल पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रवि 25 की।